बच्चों, इसके पहले मैंने एक हफ्ते पहले आपको फेडरलिज़म का फर्स्ट पार्ट समझाया था। अब आगे का पार्ट मैं आज आपको समझा रही हूँ। व्हाट मेक्स इंडिया इज़ फेडरल कंट्री। तो इंडिया इज़ अ डिविजन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पावर out of many characteristic features of the federal form of government in India. Some features make the federation strong. It is clear from the divisions of power that the union has been given exclusive power on important subjects. It has also been given importance in respect of laws to be reformed under the concurrent list besides such subjects which do not find place in any of this list. They are also with the jurisdictions of union government. This power of union are known as residual power. In spite of clear divisions of power between the union and the states, it is necessary that there should be proper cooperations between the union and the states for successful administrations. There are certain provisions in the constitutions throughout which the union exercise effective control over the state. बच्चों, संघात्मक शासन प्रणाली को कहाँ बदला गया है, भारतीय संघीय व्यवस्था को किस प्रकार रखा गया है। शासन की वह प्रणाली जिसमें शासन की शक्ति संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार अर्थात संघ की सरकार और प्रांतीय अर्थात राज्य सरकार के मध्य विभाजित कर दी जाती है। दोनों सरकारों की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्राय कठोर होती है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता अनिवार्य होती है। संविधान लिखित एवं कठोर होना ही आवश्यक है। शासन की यह प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली ही होती है। संविधान में भारत को राज्य का संघ भी कहा गया है। संघात्मक शासन में लक्षण भारतीय संविधान में मौजूद है। संघात्मक पद्धति संघ और राज्य संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए अधिकारों या शक्तियों का पालन अपनी अपनी सीमा में करते हैं। वर्तमान में भारतीय संघ व्यवस्था 29 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित है। भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक लक्षण निम्नानुसार है। बच्चों, द फर्स्ट इज डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। The central government gives directions to the state government on the subject of national importance and state follow this direction subject like national defense, political relations, which foreign countries come under the category. बच्चों, आपने देखा होगा कि डिविजन्स किस प्रकार। तो राज्य सरकार के निर्देश, राष्ट्रीय महत्व के विषय में केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है। इन निर्देशों का पालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेशी से राजनीतिक और न्यायिक संपर्क आदि इसी श्रेणी में आते हैं। द फर्स्ट इज ड्यूल गवर्नमेंट। In the Indian Union, there are both of government with union government and state government. There is an executive in the union where there is a council of minister and there are president, the prime minister, and there is legislature, parliament of people representative. Similarly, in the state also there the chief minister and legislative assembly. Within there are governor and council of minister under the chief minister and legislative assembly of people representative. This arrangement is known as dual form of government. बच्चों, दोहरी सरकार। भारत में संघ और राज्य दोनों में सरकार होती है। संघ में कार्यपालिका होती है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होते हैं
तथा जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था संसद है। इसी प्रकार राज्यों में भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद तथा जनप्रतिनिधियों का विधानसभा है। यह व्यवस्था दोहरी शासन प्रणाली कहलाती है। सेकंड, डिवीजन ऑफ पावर। देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। Accordingly, the center and the state makes laws and run the administration as per the subject under their jurisdictions, and the power have been allocated in the constitutions in the following manners. शक्तियों का विभाजन दूसरा पॉइंट है। संविधान में संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। उसके अनुसार संघ और राज्य सरकारें उनको सौंपे गए विषय पर कानून बनाती है एवं प्रशासन करती है। संविधान में शक्तियों का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। द फर्स्ट, द यूनियन लिस्ट। 97 सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस आर कंटेंट इन द यूनियन लिस्ट, in which subjects like defense, foreign affairs, defense force, finance, communications, railway are prominent. बच्चों, संघीय सूची। राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय संघीय सूची में हैं। इसमें प्रतिरक्षा, विदेश संबंध, सेनाविद, संचार, रेलवे आदि प्रमुख हैं। सेकेंड है स्टेट लिस्ट। 62 सब्जेक्ट्स ऑफ regional importance like justice, police, education, agriculture, social welfare, etc. are in the state list. बच्चों, राज्य सूची। क्षेत्रीय महत्व के 62 विषय राज्य सूची में हैं। इस सूची में न्याय, पुलिस, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण आदि विषय भी सम्मिलित किए जाते हैं। The third is the concurrent list. Originally there were 47 subjects in this list, but after the 42 amendment 4 subjects and 1 more subjects were added. Thus personally there are 52 subjects: marriage, divorce, trust and trustees, forest, wildlife and protections of bird, social security and social insurance, labor welfare are some important subjects. Both the central and state government can frame laws on subjects contained in the concurrent list, but if a law has been enacted by the central government, that shall be in force. बच्चों, तीसरा है समवर्ती सूची। इस सूची में मूलतः 47 विषय रखे गए थे, किंतु 42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची में 4 विषय और अन्य विषय जोड़कर अब 52 विषय हो गए हैं। विवाह, विवाह विच्छेद, न्यास, न्यायसी, वन, वन्य जीव जंतुओं, पक्षियों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, श्रमिक कल्याण आदि विषय सम्मिलित है। समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही सरकार कानून बना सकती है, किंतु यदि किसी विषय पर संघ ने कानून बना दिया है तो संघ का कानून प्रभावशील होता है। द फोर्थ वन इज अ रेसिड्यूल पावर। इफ सर्टेन सब्जेक्ट रिमेन ओवर द अबव द 3 लिस्ट, सच सब्जेक्ट शैल बी विद द यूनियन गवर्नमेंट। बच्चों, अविशिष्ट शक्तियाँ। इन तीनों सूचियों में वर्णित विषयों के अतिरिक्त यदि कोई विषय बचता है तो ऐसे समस्त विषय संघ सरकार के पास ही रहेंगे। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरल इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। फेडरलिज्म इन इंडिया manifests itself throughout the following: legislative state. This was the first major test for democratic politics in India from 1947 to 2017. Many old states have disappeared and new states have been created. This experience has shown that the formations of linguistic state has made the country more united
and its administration easier। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जब संघ के अलग अलग व्यवस्था हो जाती है तो किस प्रकार उनका कार्य होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ एक सवाल उठता है कि हमने देखा भी कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकार बड़ी संघीय व्यवस्था को साथी इकाई के बराबर गिनी जाती है और इस यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग से संघ व्यवस्था चलती है। संघ व्यवस्था के कारागार कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं कि अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारागार हुए तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों पर का भार नहीं होना। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता मुख्य क्षेत्र यहाँ के लोकतांत्रिक राजनीतिक के चरित्र को देना होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। दिस वॉज द सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन। Our constitution did not give the status of national language to any one language. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as the scheduled language by the constitution. There are also various safeguards provided to protect different languages, as India is very diverse on this ground. This policy of flexibility reduce insecurity and conflict in the country while allowing for uses of regional language for official purpose. Central state relations restriction. The central state relations is one more way in the which federalism has been strengthened in practice. For the long time, state government did not enjoy much autonomy as the federal unit, but from 1990 a lot of regional parties embraced. This was also a period of rise of constitution government. भारत में संघात्मक वास्तविक सफलता का श्रेय हमारे देश के लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया को दिया जा सकता है। भारत में संघात्मक निम्नलिखित के माध्यम से प्रकट होता है। भाषाई राज्य ये भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली बड़ी परीक्षा है। 1947 से लेके 2017 तक कई पुराने राज्य गायब हो गए हैं और नए राज्य बन गए हैं। इस अनुभव से पता चलता है कि भाषाई राज्यों का गठन न देश को अधिक एकजुट और प्रशासन को आसान बना दिया है। भाषा नीति भारतीय संघ के लिए दूसरी परीक्षा थी कि हमारे संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। विभिन्न भाषाओं की रक्षा के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए गए हैं, क्योंकि भारत इस आधार पर बहुत विविध है। लचीलेपन की इस नीति ने देश में असुरक्षा संघर्ष को कम किया है, जबकि आधिकारिक उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की अनुमति दी गई है। केंद्र राज्य संबंध का पुनर्गठन एक और तरीका है जिसमें व्यवहार में संघवाद को मजबूत किया है। लंबे समय तक राज्य सरकार और संघ इकाई के रूप में अधिक स्वायत्तता प्राप्त नहीं है, लेकिन 1990 के बाद कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और यह गठनवाद सरकारों के उदय का भी काल था।